नमस्कार साथियों, प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम आद्य इतिहास काल के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं। कुछ संस्कृतियों की मृदभांड परंपरा है, उसके विषय में हम तो अगली क्लास में जानेंगे। आज हम जिस टॉपिक के विषय में चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशंस, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। एक ऐसा समय काल जो आधुनिकता से लैस था, लेकिन वहां का जो हमारे तथ्य मिले हैं, जो स्क्रिप्ट मिली है, वो चित्रित स्क्रिप्ट मिली है, लेकिन वहां के जो वो हैं, क्या बोलते हैं, लिखित विवरण मिले हैं, उन्हें हम पढ़ नहीं सके हैं। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों से हम वहां की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, अनेक नाम है इसके, और सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर इसके अधिकांश स्थल मिले हैं, बड़े स्थल। तो आज हम हड़प्पा संस्कृति के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, उसके बराबर थी। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में कांस्य काल की प्राचीन सभ्यता का उद्भव हुआ। यहाँ पर तांबा और टिन को मिलाकर एक नई धातु का निर्माण किया गया, जिसे कांसा कहा गया, और इस युग को इसीलिए कांस्य युग भी कहा गया है। सिंधु कालीन समय को, जो सिंधु सभ्यता का समय था, उस समय को हम कांस्य युग का नाम भी देते हैं। और इस कांस्य युगीन सभ्यता का उद्भव हुआ, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा नामक पुरा स्थल से सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु तक सीमित न होकर एक व्यापक, बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहना अधिक तर्कसंगत भी लगता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति के विषय में बात करेंगे, फिर इसके विस्तार क्षेत्र के विषय में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी। 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक हमें पता नहीं था कि हमारी एक ऐसी सभ्यता है जो आधुनिकता हम वर्तमान में खोज रहे हैं, वो 5000 साल पहले वहाँ के लोग जी चुके हैं। उस आधुनिकता को, उस नगरीकरण को, उस सौंदर्यीकरण को सर्वप्रथम चार्ल्स मॉसन ने सन 1826 ईस्वी में हड़प्पा स्थित विशाल टीले का खोज किया था। हड़प्पा नामक एक टीले का खोज किया चार्ल्स मॉनसन ने 1826 ईस्वी में। इसने यहाँ बहुत पुरानी बस्ती के बुर्ज आप जानते होंगे, बहुत पुरानी बस्ती के बुर्जों और अद्भुत ऊंची ऊंची दीवारों को देखा था। उसने यहाँ समझा कि यह शहर सिकंदर महान के समय का होगा। उसने बड़ी बड़ी दीवारें देखी और बुर्जों को देखा, जिससे उसने अनुमान लगाया कि यह शहर सिकंदर महान के समय का रहा होगा। सिकंदर महान का समय काल आप जानते हैं, 326 ईसा पूर्व में उसका राज्यरोहण, वो भारत की ओर प्रस्थान करता है, भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करता है, और 323 ईसा पूर्व में वो बेबीलोनिया नामक शहर में, जो मेसोपोटामिया नामक सभ्यता में 2000 सन के लगभग विकसित हुआ था, वहाँ के पास में इसकी मृत्यु हो जाती है, और मतलब ये दुनिया से प्रस्थान कर जाता है। सन 1826, जो अभी हमने सुना, सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने एक खोज की हड़प्पा नामक टीले की। अब हम बात कर रहे हैं कि सन 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक
रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन विलियम ब्रंटन को ईंटों के कुछ टुकड़ों के साक्ष्य मिले हैं। उनके टुकड़ों के साथ साथ प्राचीन वस्तुएं भी प्राप्त हुई, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भेजा गया। ये जो प्राकृतिक वस्तु, ये जो वस्तुएं जमीन के नीचे प्राप्त हुई मानव उपयोग की, इन्हें अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भेजा गया, जो उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष माने जाते थे। किंतु वह इस सभ्यता के महत्व को नहीं पहचान सके। कनिंघम इस सभ्यता के महत्व को नहीं जान सके। सन 1872 ईस्वी में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता सर अलेक्जेंडर कनिंघम इस स्थान पर आया। कनिंघम ने इस स्थान से कुछ पुरातात्विक वस्तुएं इकट्ठी की, लेकिन यह इन वस्तुओं का समय निर्धारण न कर सका। उसने सामान्य तौर पर माना कि ये वस्तुएं संभवतः भारत से बाहर की रही होंगी, इसलिए उसने गांव के लोगों के इस मत से सहमति प्रकट की कि वह शहर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। वर्ष 1912 ईस्वी में जेएम फ्लीट ने यहाँ से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख लिखा, परंतु यह भी सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। उन्होंने लेख तो लिखा, लेकिन सिंधु सभ्यता का सही मूल्यांकन वो भी नहीं कर सके। सन 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मॉर्सल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने पंजाब, पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का पता लगाया। दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक नगर खोजा। सन 1922 ईस्वी में सर जॉन मॉर्सल के निर्देशन में राखलदास बनर्जी ने सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले का खोज निकाला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला। फिर भी वर्ष 1924 ईस्वी में मार्शल ने हड़प्पा के विषय में रिपोर्ट दी और यह बताया कि यह सभ्यता लगभग उतनी ही प्राचीन थी जितनी मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी लगभग 5000 वर्ष पुरानी। मार्शल द्वारा प्रतिपादित हड़प्पा के कालक्रम को रेडियो कार्बन डेटिंग जैसे काल निर्धारण यानी समय को निर्धारण करने के तरीकों से और भी समर्थन मिला है। रेडियो कार्बन यानी कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा काल का निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। लगभग 750 साल कहा गया कि यह सभ्यता पल्लवित और पुष्पित और विकसित रही। यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही और 2200 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। परिपक्व अवस्था का मतलब चरमोत्कर्ष पे थी, खूब पूरे विकास पर थी। कुछ प्राचीनतम शोधों के अनुसार इस सभ्यता का काल लगभग 8000 साल पुराना माना जाता है। कुछ पुराविदों का विचार है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति पूर्व विकसित होने वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों जैसे कुल्ली, क्वेटा, सोधी, नाल, आमरी से हुई है। अब हम इसके कालानुक्रम पर बात करते हैं। इसके समय निर्धारण पर बात करते हैं, इसके कालानुक्रम पर बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता और परिपक्व हड़प्पा भी कहा जाता है, यह अर्ध यायावर और
कृषक समुदायों के एक लंबे समय से चले आ रहे विकास के चरमोत्कर्ष का पता चलता है। ये पता चलता है कि जब पहले मानव किस तरीके से संघर्ष युक्त रहा, फिर ग्रामीण जीवन आया उसका, और उसने पशुपालन शुरू किया, फिर यायावरी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद आज मानव विकसित मानव में, हड़प्पा के समय में एक मानव विकसित यानी परिपक्व मानव में परिवर्तित हो गया। एक लंबे समय से चले आ रहे विकास के चरमोत्कर्ष का पता चलता है। प्रौद्योगिकी और वैचारिक एकीकरण की प्रक्रियाओं की पृष्ठभूमि में हड़प्पा की सभ्यता का अभ्युदय हुआ। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के आलोक में यहाँ का अभ्युदय हुआ, यहाँ की शुरुआत हुई। लोगों ने नया कुछ करना चाहा, नए नए नगर बने, महानगर बने, और वहाँ पर इतना सुंदर वो नगर नियोजन किया गया, सड़कों का इस तरीके से जाल बिछाया गया जो आधुनिकता के प्रमाण देता है। इसलिए विद्वानों ने हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा की संस्कृतियों के लिए कई कालानुक्रम माना है। 5500 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व तक नवपाषाण युग का पीडामोंट पर्वतपात क्षेत्र में मेहरगढ़ से प्रारंभ होकर अन्य जगहों पर भी कृषि समुदायों का प्रसार हुआ। कहा जाता है कि 5500 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व तक नवपाषाण युग, जिसे हम पीडामोंट बोलते हैं, इस पीडामोंट पर्वतपाद से क्षेत्र में मेहरगढ़ नामक स्थान है जो पाकिस्तान के बलोचिस्तान में है, से यहाँ से प्रारंभ होकर अन्य जगहों पर भी कृषि और कृषक समुदायों का प्रसार हुआ। मतलब कृषि का भी प्रसार हुआ, खेती का भी, और उनको करने वाले किसानों के समुदायों का भी प्रसार हुआ। सन 5000 ईसा पूर्व तक बलोचिस्तान में अनेक छोटे बड़े खेतिहर गांव बस चुके थे। क्वेटा की घाटी में कीली गुल मोहम्मद और कतार तथा अफगानिस्तान में कंधार के पास मुंडीगत जैसे गांव अस्तित्व में आए। तक्षशिला के पास सराय खोला और बन्नू के दक्षिण में शेरी खान तरकई जैसी बस्तियां भी इसी काल की हैं। इनका नाम हमने इन बस्तियों का इतिहासकारों ने अपनी सुविधा के अनुसार रखा है। जब ये अपनी अवस्था में रही होंगी तब इनका नाम कुछ और रहा होगा। 4000 ईसा पूर्व तक मकरान तट पर स्थित कराची के पास, ये वही मकरान तट है जिस पर बाबर का कब्जा रहा करता था, बाबर के 4 प्रांतों में आता था, और जिसको सेल्यूकस निकेटर ने दहेज में दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। ये वही मकरान तट है। कराची के पास बालाकोट, वही बालाकोट जहां इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक की थी। बालाकोट की बस्ती भी अस्तित्व में आ चुकी थी। संभवतः यह समुद्री सीमाओं का स्रोत रही होंगी। 4000 ईसा पूर्व के आसपास मेहरगढ़ फैलकर कोई 50 हेक्टेयर की बस्ती बन चुका था। मकानों और अन्न भंडारों के निर्माण की परंपरा तो जारी रही, परंतु साथ में मेहरगढ़ के लोग अब बड़े पैमाने पर तांबे का उपयोग करने लगे थे। बड़ी संख्या में मिट्टी की बनी स्त्रियों की मूर्तियां, चाक के आविष्कार के बाद बड़े पैमाने पर मिट्टी के बर्तनों के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। इन बर्तनों पर की गई चित्रकारियों को बलोचिस्तान खेतिहर समुदायों के मृत भांडों की विशेष पहचान माना जाता है। यहाँ के मिट्टी के बर्तन जो ये पहचान बताते हैं कि बलोचिस्तान के खेतिहर समुदाय के लोग कैसे बर्तन बनाते थे। लगभग 4000 ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में पीडामोंट अंचल में विकसित कृषि व्यवस्था सिंध की घाटी में सफलता के साथ शुरू की गई। आमरी सभ्यता के विषय में आपने सुना होगा और जानते भी होंगे।
कि आमरी ज़्यादातर बलूचिस्तान के पैटर्न पर विकसित हुई प्रतीत होती है। हाकरा नदी की आज सूखी तलहटी वाले मैदानों में करीब 40 स्थल सामने आए हैं। लगभग 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक आरंभिक हड़प्पा काल रहा है। इसे हम आरंभिक हड़प्पा काल के रूप में जानते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में मृदभांड निर्माण कला को साझी परंपराओं का पता चलता है, इसलिए कुछ विद्वान इसे क्षेत्रीय परंपराओं के उदय का काल भी कहते हैं, जैसे आमरी नाल, कोट दीजी, सीढ़ी, सीसवाल और गम्ब सादात। ये अलग अलग संस्कृतियां हैं जो मूल रूप में चीनी मिट्टी के आधार पर विभेदित हैं। विभेदित मतलब अलग अलग हैं। ये संस्कृतियां स्थान के संदर्भ में एक दूसरे को ढकती हैं। दक्षिणी बलूचिस्तान और क्वेटा घाटी के गांव के समुदायों से चित्रित मृदभांड यानी चित्रित मिट्टी के बर्तनों की मिलती जुलती किस्मों के उपयोग का पता चलता है। उन पर कुबड़ वाले बैल और पीपल के पत्तों को दर्शाती प्रकृतिवादी सज्जा मिलती है। वहाँ पर चित्र भी मिलते हैं जानवरों के या फिर पीपल के पेड़ के। अफगानिस्तान में मुंडरीक, क्वेटा घाटी में गम्बसादात और राना घुंडई से मिलती जुलती मिट्टी की मूर्तियों के प्रयोग का पता चलता है। मध्य और दक्षिणी बलूचिस्तान में अंजिरा तेंगाव, निंदोवरी और बालाकोट जैसी बस्तियों का पता चला है। फारस की खाड़ी के नगरों के साथ उनके व्यापारिक संबंध भी रहे हैं। सिंध क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं। सिंध की मैदानी बस्तियों में नाटकीय परिवर्तन हो रहे थे। कालक्रम में सिंध का क्षेत्र भावी विकास क्रमों का केंद्र बिंदु बनकर उभरा। पिडामांट अंचल के विकास क्रम मेहरगढ़ में 3000 ईसा पूर्व के आरंभिक भाग में प्रभावशाली विकास क्रम जारी रहे। गोमल दर्रे के पास रहमान ढेरी बस्ती में नियोजित तांबोत्तर यानी तांबे के बाद का बसाव और अनेक प्रकार के क्रम कीमती पत्थरों की मौजूदगी के साक्ष्य मिले हैं। बन्नू क्षेत्र में तरकाई किला से अनाजों की बहुत सारी किस्मों का पता चलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पास की लेम्बा नाम की एक बस्ती के निवासी पत्थर के औजार बनाने में विशेषज्ञता प्राप्त कर चुके थे। कुछ क्षेत्रों में उम्दा किस्म की पत्थर की खदानें भी थीं, जिनका दोहन न केवल स्थानीय समुदाय के उपयोग के लिए बल्कि दूर दराज की वस्तुओं के साथ विनिमय यानी व्यापार के लिए भी किया जाता था। सिंध की निचली घाटी। निचली मतलब नीचे की घाटी, सिंध की नीचे की घाटी। सिंध की निचली घाटी में आमरी सभ्यता एक सुस्पष्ट परंपरा के साथ उभरी। ये लोग ईंट पत्थर के मकान बनाते थे। जैसे सिंधु सभ्यता के लोग ईंट पत्थर के मकान बनाते थे, वैसे ये लोग भी ईंट पत्थर के मकान बनाते थे और मिट्टी के बर्तनों पर कुबड़दार भारतीय बैल चित्रित करते थे। गुजरात में स्थित धौलावीरा और सुरकोटदा जैसी लगभग जो समकालीन यानी बराबर की बस्तियों में, उसी एक ही समय की बस्तियों में और इन लोगों में कुछ साझी विशेषताएं भी पाई जाती हैं। सिंध के बाएं तट पर मोहनजोदड़ो के सामने कोट दीजी की बस्ती स्थित है। इस बस्ती की सबसे दिलचस्प चीज
यह है कि चाक पर बने बर्तन हैं जिन पर गहरे किरमिजी रंग की सादा धारियों की सजावट है। उत्तरी राजस्थान में कालीबंगन, बलोचिस्तान में मेहरगढ़ जैसी दूर स्थित बस्तियों में इस तरह के मिट्टी के बर्तन या मृदभांड मिले हैं और साथ ही ये सिंध नदी के पूरे विस्तार में भी मिलाते हैं। जहाँ हड़प्पा के पूर्व काल में गांव पाए गए, लेकिन हड़प्पा काल आते आते गांव नगरों में, नगर शहरों में परिवर्तित हो गए थे। मृदभांडों की समान परंपरा कृषि समुदायों के बीच अधिक संपर्क का परिणाम है। इस काल में एक खेतिहर समाज के जीवन निर्वाह का आधार पैदा हो चुका था। यही आधार आधुनिक काल तक में यह क्षेत्र की जनता के आर्थिक जीवन को संचालित करता है। इस समय कौन कौन सी गेहूं, जौ, अलसी, मटर, दालें, तिल, खजूर, अंगूर और कपास की खेती की जाने लगी थी। अब फसलें बढ़ गई हैं। भेड़, बकरियां, कुबड़ वाले मवेशी यानी बैल और भैंसे पालतू जानवर थे। कालीबंगन से गहन कृषि का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगन राजस्थान में है, अब जानते हैं, यहाँ खेती का भी साक्ष्य मिला है। कालीबंगन का साक्ष्य तथा समकालीन सोधी सीसवाल जो उत्तरी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा में स्थित है, इस संस्कृति के अच्छे खासे पैमाने पर तांबे के उपयोग का संकेत देते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में तांबे का उपयोग होता था। शोधीबाड़ा और शीसवाल जैसी बस्तियों में मिट्टी के बर्तनों की जो शैलियाँ प्रचलित थी वो कालीबंगन की मिट्टी के बर्तनों की शैलियों के समान थी। तांबे की खानों का उपयोग आरंभिक हड़प्पा काल में ही शुरू हो गया था। हड़प्पा के शुरुआती समय में ही तांबे का उपयोग शुरू हो गया था। मेहरगढ़ और रहमान डेरी जैसी बस्तियों में तांबा कांसा के रूप में उपयोग प्रमाण मिले हैं। आप जानते हैं तांबा कांसा में कब परिवर्तित होता है? जब तांबा में टिन मिला दिया जाता है और जस्ता। इसका उपयोग चूड़ियाँ, सुआ और छेनियाँ बनाने में होता था। बाद के नगरीय चरण के विपरीत उत्पादन की तकनीक काफ़ी आदिम थी, पुरानी थी। धातुओं की वस्तुएं ठंडी यानी गढ़ाई और खुले सांचे वाली ढलाई द्वारा बनाई जाती थी, कट द्वारा तैयार की जाती थी। सोने चांदी का बहुत कम उपयोग किया जाता था। या तो परिचित तो थे लोग, लेकिन उपयोग उतना ज़्यादा नहीं करते थे। इसी समय गांव सबसे अधिक संख्या में आबाद हुए। घग्गर जो सरस्वती जिसका नाम है, घग्गर हाकरा की घाटी इस काल में सबसे घनी आबादी वाली क्षेत्र थी। बलोचिस्तान क्षेत्र में इस काल में बस्तियों की संख्या 4 गुना बढ़ी। सबसे नाटकीय विकास क्रम बस्तियों की योजना में आए। कालीबंगन, रहमान ढेरी, कोट दीजी और बनावली जैसी बस्तियों में किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ? कालीबंगन में, रहमान ढेरी में, कोट दीजी में और बनावली जैसी बस्तियों में हमें किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन में ईंटें तैयार करने और बिछाने के मानक नियमों का साक्ष्य मिलता है। मतलब यहाँ भी ईंटें तैयार करने और उनको बिछाने के मानक नियम निर्धारित किए गए थे। मिट्टी के गाड़ियों का मिलना भी यहाँ संकेत देता है कि बैलगाड़ियाँ यातायात की प्रचलित प्रौद्योगिकी का अंग थी। बैलगाड़ियों का उपयोग होने लगा था। मेहरगढ़ और रहमान ढेरी जैसे स्थलों पर मुहरों का भी उपयोग किया जाता था। यानी अब वो वस्तुओं के बदले में मुहरों का आदान प्रदान करने लगे थे। 3000 ईसा पूर्व के आरंभ तक सिंध क्षेत्र में अनेक कृषि फसलों की खेती होने लगी थी, जिसकी खेती का जो
उपज होती थी उसको यातायात नाव और बैलगाड़ी तथा धातु कर्म, छोटे पैमाने पर धातुओं का उपयोग और नगर योजना जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति कर चुका था। सिंधु घाटी के लोग जो थे उन्होंने 3000 ईसा पूर्व तक आते आते अनेक फसलों की खेती करना शुरू कर दी, यातायात की खोज शुरू कर ली, नाव बना ली, जल में यात्रा करने के लिए बैलगाड़ी बना ली और धातुओं से छोटे पैमाने पर हथियार भी बनाया और नगर योजना जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। नगरों के उदय में शामिल कई प्रक्रियाओं की पहचान की जा सकती है। पहला, जनसंख्या का स्थानांतरण। जनसंख्या का स्थानांतरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। घग्गर हाकरा घाटी में बसाव के ढर्रे के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि नगर पूर्व काल की बहुत थोड़ी सी शुद्ध खेतिहर बस्तियां थी। नगरीय चरण तक जो बच सकी उनको हाकरा के मैदानों में 37 स्थलों में से केवल 3 पर ही नगरीय चरण में आबादी रही, बाकी 34 में गांव वाली रही। जनसंख्या वृद्धि। दूसरा कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। आरंभिक हड़प्पा काल के शेष बचे 3 स्थलों के अलावा घग्गर हाकरा घाटी में इस काल के 80 नई परिपक्व हड़प्पाई बस्तियां अस्तित्व में आई हैं। 80 यदि हम आरंभिक हड़प्पाई बस्तियों के क्षेत्र को जोड़ें तो 210 हेक्टेयर आता है। दूसरी तरफ परिपक्व हड़प्पा चरण में कुल आबाद क्षेत्र 450 हेक्टेयर था। इससे जनसंख्या में वृद्धि का संकेत मिलता है। युद्ध समान दशाएं। नगर के उदय के साथ अलग समुदायों के बीच हिंसक टकरावों की संख्या भी बढ़ी होगी। हम इतिहास में सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और इतिहास में हम बिल्कुल क्या हो रहा है एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि इतिहास यह उस समय का है जहाँ का हमारे पास कोई विशेष लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। हमारे पास सिर्फ वहाँ की पुरातात्विक साक्ष्य हैं, पत्थर हैं, मोहरे हैं, मानव अस्थि कंकाल हैं, ईंटें हैं, जिनके जरिए हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये सभ्यता उस समय की रही होगी। कश्मीर में एक स्थान आपने सुना होगा, नौशेरा। वहाँ पर ब्रिगेडियर उस्मान ने युद्ध किया था। युद्ध समान दशाएं। नगर के उदय के साथ अलग समुदायों के बीच हिंसक टकरावों की संख्या भी बढ़ी होगी। नौशेरा और कोट दीजी जैसी दूर दूर बसी बस्तियों तक में हमें आरंभिक हड़प्पा काल के अंतिम भाग में बस्तियों के जलाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। जो आरंभिक हड़प्पा काल था उसके अंत समय आते आते हमें यह पता चला कि बस्तियों को जलाया भी गए। नए नगरीय चरण की इमारतें राख की सतह से ठीक ऊपर बनाई गई। राख की सतह पर नहीं बनाई गई, ये राख की सतह से ऊपर बनाई गई। कालीबंगन जैसी बस्तियों में पुरानी बस्ती को जलाने के बाद एक नया नगर बसाया गया, जहां नगर योजना किलेबंदी का परिपक्व हड़प्पाई पैटर्न दिखाई देता है। इस नगर को स्पष्ट करने वालों ने योजना के अलग सिद्धांतों पर नगर बसाया। बस्तियों के आकार में वृद्धि। नगर एवं चरण की सबसे बड़ी बस्तियां जहां 20 से 50 हेक्टेयर तक थी, वही सबसे बड़ी बस्ती मोहनजोदड़ो थी। कहा जाता है कि ये राजधानी रही होगी सिंधु सभ्यता की। जैसी नगरीय बस्ती जो 150 हेक्टेयर में फैली हुई थी और सबसे अधिक आधुनिक बस्ती थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कंकाल एक साथ मिले हैं। लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक पूर्ण विकसित हड़प्पा युग
बड़े शहरों का अभ्युदय, मतलब बड़े बड़े शहर का अभ्युदय हुआ और समान आकार की ईंटें तौलने के बांट, समान आकार की ईंटों की खोज हुई और तौलने के बांट भी आ गए, मुहरें भी आ गईं और मिट्टी के बर्तन भी आ गए। नियोजित ढंग से बसे हुए शहर और दूर दूर स्थानों के साथ व्यापार, ये हड़प्पा की भव्यता का सूचक है। 1800 ईसा पूर्व से आगे उत्तर हड़प्पा युग, मतलब हड़प्पा के बाद का युग। हड़प्पा की सभ्यता के बहुत से शहर खाली हो गए थे। अंतर क्षेत्रीय विनिमय में ह्रास हुआ, लेखन कार्य और शहरी जीवन का त्याग कर दिया गया। हड़प्पा की सभ्यता के शिल्प और मिट्टी के बर्तनों की परंपरा, जो ग्रामीण परंपरा थी, वो अभी भी जारी रही। पंजाब, सतलुज, यमुना की जो ग्रामीण संस्कृतियों का विभाजन हुआ है और गुजरात में जो हड़प्पा की शिल्प और मिट्टी के बर्तनों की परंपराओं को अपनाया गया है, इससे हमें पता चलता है कि यह संस्कृति अनेक रूपों में अलग अलग स्थानों में पल्लवित एवं विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता और विश्व की सबसे प्राचीन और एक भव्य सभ्यता रही है। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के मूल निवासी कौन थे और वो कैसे रहते थे। फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था। ये सब हम आगे आने वाली समस्त क्लासों में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। हमारी क्लास यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए और साथ ही साथ इतिहास से पीजीटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी वीडियो रिकॉर्ड करें या फिर जब भी लाइव आएँ तो आप तक सूचना बहुत जल्दी पहुंचे। इतिहास पढ़ने वालों के लिए इतिहास एक सरल रूप में लाने के लिए मैं आ चुका हूं और आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री को, और इतिहास विषय में इतिहास को सरल रूप में परीक्षा उपयोगी हासिल कीजिए। धन्यवाद। बने रहिए प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री में। नमस्कार, शुभ रात्रि।